हेलो। हेलो। देखिए तो आवाज़ जा रही है ना। देखिए आपका एविडेंस में जो आपका पढ़ाया जा रहा था, ये काफ़ी कठिन चैप्टर है ये भी भाई आपका। कि किसी न्यायालय द्वारा किसी मामले में अगर पहले से एक बार निर्णय सुनाया गया है तो वह पूर्ववर्ती निर्णय, यानी कि प्रीवियस जो जजमेंट है या डिक्री है या आदेश हैं, कब एविडेंस में रेलेवेंट होगा। इसके लिए हम बताए थे कि इसके बारे में प्रावधान आपका एविडेंस की धारा 40 से लेकर 44, यानी कि 40 से लेकर 44 तक दिया गया है। जब भी आप इस चैप्टर को पढ़िए तो फिर हम बता रहे हैं, आप उठाएंगे कहाँ से इस चैप्टर को, तो 43 से उठाइएगा। 43 का दृष्टांत न पढ़िएगा, पहले केवल सेक्शन 43 पढ़ना है। दृष्टांत तो आज मैंने पढ़ाया जाएगा। 43 में जनरल रूल ये है कि सामान्यतः जो पूर्ववर्ती निर्णय होते हैं वह सुसंगत नहीं होते, अर्थात उन्हें एविडेंस में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि वे आपका कह सकते हैं कि जब तक कि वे या तो धारा 40 में न आ जाए, या धारा 41, या धारा 42, या जब तक कि निर्णय या आदेश या डिक्री फैक्ट इन इशू या विवादक तथ्य न हो, या जब तक कि उन्हें अन्यथा, यानी कि किसी अन्य धारा में आप सुसंगत न बना दें। अन्य धारा में आपका दो उदाहरण दिया गया था, एक मोटिव या हेतु पर धारा 8 के तहत, और एक 13 के तहत दिया गया था ट्रांजैक्शन या समव्यवहार। अब आइए हम सेक्शन 40 शुरू किए थे। तो सेक्शन 40 में आपका पहला याद रखना है कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत कहाँ दिया गया है, तो धारा 40 में दिया गया है। धारा 40 कहती क्या है ये देखा जाए। फिर एक बार कल बताए थे हम कि अगर न्यायालय ने कोई पूर्ववर्ती निर्णय दिया हो, या डिक्री पारित की हो, या आदेश पारित किया हो, और वह निर्णय डिक्री या आदेश अस्तित्व में है, अर्थात मौजूद हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि न तो उसे सेट एसाइड या अपास्त या उल्टा नहीं गया है, तो ऐसी दशा में आपका उस पूर्ववर्ती निर्णय को साक्ष्य में पेश किया जा सकता है। लेकिन कब? जबकि आपका जब कब पेश किया जा सकता है, यदि वह पूर्ववर्ती निर्णय किसी पश्चातवर्ती मामले को न्यायालय के संज्ञान पर रोक लगाए या विचारण पर रोक लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यायालय में प्रश्न ये है कि क्या न्यायालय को इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए या इस मामले का विचारण करना चाहिए, तो ऐसा पूर्ववर्ती निर्णय जो किसी बाद वाले मामले को न्यायालय को ग्रहण करने से रोके, न्यायालय को विचारित करने से रोके, वह पहले दिया गया निर्णय साक्ष्य में रेलेवेंट होगा, प्रस्तुत किया जा सकेगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 40 केवल ये कहता है कि पूर्ववर्ती निर्णय रेलेवेंट होंगे। कौन से निर्णय रेलेवेंट होंगे? सभी नहीं, जो न्यायालय को किसी बाद वाले मुकदमे को ग्रहण करने पर रोक लगाए या विचारण पर रोक लगाए। अब यही आपका दिमाग बैठाना है कि कौन पूर्ववर्ती निर्णय या प्रीवियस जजमेंट ऐसा है जो न्यायालय को दूसरे मुकदमे को ग्रहण करने पर या विचारण करने पर रोक लगाता है। ये एविडेंस नहीं बताएगा। इसके लिए अगर सिविल मामला है तो हम सीपीसी में देखेंगे, और आपराधिक मामला है तो संविधान और सीआरपीसी।
एविडेंस केवल ये बताता है कि ऐसे निर्णय साक्ष्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लेकिन कब ऐसे निर्णय बार करेंगे, संज्ञान को रोकेंगे या विचारण को रोकेंगे, इससे एविडेंस का कोई मतलब नहीं है। ये प्रक्रियात्मक मामला है और ये आपका सिविल मामलों में अलग चलेगा और क्रिमिनल में अलग। सिविल मामलों में सेक्शन बताया गया आपका 10 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, आज हम बताएंगे तीनों। क्रिमिनल मामलों में सीआरपीसी की धारा 301 और संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 20 का क्लास 2 हमने बताया था। ये प्रावधान यहाँ किए गए हैं कि कब कोई पूर्ववर्ती निर्णय बाद वाले निर्णय के लिए रेस जुडिकेटा या पूर्व न्याय या प्रांग न्याय के रूप में लागू होगा और बाद वाले मामले को रोक देगा। इसके लिए आपका अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो सेक्शन 40 है ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू होती है और इसमें रेस जुडिकेटा यानी कि पूर्व न्याय या प्रांग न्याय का सिद्धांत समाहित है। तो आइए पहले सिविल मामला देखा जाए, सीपीसी देखा जाए। पहले हमें 10 देखना है, फिर 11, फिर 13, एक एक करके देखा जाए। सीपीसी की धारा 10 में रेस सब जुडिस का प्रावधान है। रेस सब जुडिस मतलब विचाराधीन वाद यानी कि लिस्पेंडेंसी अर्थात विचाराधीन वाद या लंबितावाद। लंबितावाद का मतलब ये हुआ कि अगर ए ने बी के खिलाफ इस मकान के लिए मुकदमा चला, अभी न्यायालय का फैसला नहीं आया है, तो हम कहेंगे कि ये सब जुडिस मामला है, न्यायालय के विचाराधीन है। और फिर क्या होता है कि ए या बी इसी मकान को लेकर नया मुकदमा बी के खिलाफ करता है, तो धारा 10 बताती है कि जो दूसरा मुकदमा किया गया है इस मुकदमे को न्यायालय संज्ञान ले लेगा, यानी कि संज्ञान पर रोक नहीं, यानी कि दूसरे मुकदमे को न्यायालय आपका संज्ञान ले लेगा, लेकिन मुकदमे में सुनवाई से इनकार कर देगा, यानी कि किस पर रोक लगाई गई है, विचारण पर। तो भाई ऐसा पूर्ववर्ती आदेश या मामला या निर्णय या डिक्री जो बाद के मामले के विचारण पर भी रोक लगाए, तो आपका कहाँ पेश किया जा सकता है, वह एविडेंस की 21 धारा में 40। अब बाद के मामले के विचारण पर रोक लगाएगा कि नहीं, ये एविडेंस से मतलब नहीं है। इसके लिए आपको सीपीसी की धारा 10 में जो आवश्यक तत्व हैं वे सभी आवश्यक तत्व न्यायालय में साबित करने पड़ेंगे। इससे एविडेंस का कोई मतलब नहीं है। इसको क्या करना पड़ेगा, धारा 10 के आवश्यक तत्वों को साबित। अब इसी पर 11 आया जाए, 11 भी इसी पर आधारित है। सीपीसी की धारा 11 में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत समाहित है। समझिए भाई, रेस का मतलब होता है ए थिंग्स और जुडिकेटा का मतलब होता है ऑलरेडी एड जज्ड, यानी कि ए थिंग्स मतलब कि एक मामला, एक चीज, एक विषय वस्तु, और ऑलरेडी एड जज्ड का मतलब ये हुआ कि पहले से ही न्याय निर्णित, अर्थात इसका मतलब दोनों को जोड़कर ये हुआ कि एक ऐसा विषय जिस पर पहले से ही न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। तो रेस जुडिकेटा ये कहता है कि अगर वही पक्षकार या उसके विधिक प्रतिनिधि उसी मामले को लेकर उसी हैसियत में दूसरी बार या तीसरी बार, चौथी बार इत्यादि मुकदमा करते हैं, तो ऐसे दूसरे मुकदमे को न्यायालय ग्रहण ही नहीं करेगा, संज्ञान ही नहीं करेगा और दूसरे मुकदमे को न्यायालय डिसमिस कर देगा
यानी कि खारिज कर देगा। तो एक उदाहरण आकर देखा जाए, आपका अयोध्या विवाद ही ले लिया जाए। मान लीजिए कि न्यायालय ने फैसला सुना दिया, तो पुनः अगर कोई व्यक्ति अयोध्या विवाद को लेकर आपका निचले न्यायालय या निचले न्यायालय में मुकदमा करता है, तो तुरंत विपक्षी कहेगा कि हजूर एक बार इस मामले में फैसला आ चुका है और इसलिए ये दूसरी बार जो मुकदमा किया गया है इसको विवाद करने के लिए इसे क्या करिए, डिसमिस करिए। तो बताइए, विचारण और संज्ञान दोनों पर धारा 11 रोक लगाती है। तो सेक्शन 40 अब आइए। धारा 40 एविडेंस का केवल यह बताता है कि ऐसे पूर्ववर्ती निर्णय, डिक्री या आदेश जो बाद के किसी मामले में न्यायालय को बाद वाले किसी मामले के या तो कांग्निजेंस पर रोक लगा दें। तो एक उदाहरण हमने कांग्निजेंस का बताया, नहीं विचारण पर रोक लगाए, तो विचारण का हमने एक उदाहरण सेक्शन 10 में बताया। या कांग्निजेंस या ग्रहण करने या संज्ञान पर रोक लगा दे, तो संज्ञान पर रोक का अच्छा उदाहरण हमने 11 में बताया। तो बस वो पूर्ववर्ती निर्णय साक्ष्य में क्या किया जाएगा, पेश। अब रोक लगाएगा कि नहीं, इसके लिए सीपीसी की धारा 11 के सभी आवश्यक तत्वों को न्यायालय में अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। बस वो पूर्ववर्ती निर्णय साक्ष्य में हम क्या कर सकते हैं, पेश। ये केवल एविडेंस बताता है, कब रोकेगा इससे मतलब नहीं है। ये तो भाई सीपीसी की धारा 10 बताएगी, धारा 11 बताएगी। और अगर फॉरेन जजमेंट है तो कब विदेशी निर्णय सिविल मामलों में भारत में रेह जुडिकेटा का काम करेगा आपका, इसके लिए सीपीसी की धारा कौन बताएगी, 13। उतना नहीं जाना अंदर भाई। अब आपराधिक मामलों में आइए। चूंकि धारा 40 एविडेंस की आपराधिक मामलों में भी लागू होती है, तो फिर एक बार आपराधिक मामलों में देखा जाए। यदि आपराधिक मामलों में किसी मामले में एक बार निर्णय आ चुका है या एक बार आदेश आ चुका है, चूंकि आपराधिक मामलों में डिक्री आती ही नहीं, अतः हमने डिक्री या ज्ञप्ति को छोड़ दिया है। दो ही शब्द लिखा है, कौन कौन भाई, निर्णय भी आता है और आदेश भी। एक बार अगर किसी मामले में निर्णय या आदेश आ गया, तो आपका क्रिमिनल मामला भी यही है कि उसी मामले को लेकर दोबारा विवाद न किया जाए। अर्थात इसका मतलब हुआ कि एक ही वाद हेतु के लिए किसी व्यक्ति को दो बार परेशान न किया जाए। इसका मतलब हुआ कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार जोखिम में न डाला जाए। और आसान भाषा में हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो एक अपराध के लिए एक बार दंडित किया जाए, बार बार नहीं। तो एक बार दंडित किया गया, तो जो पहली बार वह दंडित किया गया था, वह जो निर्णय होगा, धारा 40 बस ये बताएगी कि वह निर्णय साक्ष्य में पेश किया जा सकेगा, लेकिन कब किया जाएगा, जब वह अभियुक्त को दूसरे मुकदमे से न्यायालय को संज्ञान लेने से रोक देता है या उस मामले के विचारण से क्या करता है, रोकता है। अब जो पहले वाला फैसला आपराधिक मामलों में आया है, क्या वह अभियुक्त के ऊपर जो उसी अपराध के लिए दूसरी बार मुकदमा चल रहा है, क्या वह आपका विचारण रोकेगा कि नहीं, ये एविडेंस से मतलब नहीं है। इसका निर्धारण होगा सीआरपीसी की धारा 300 के क्लाज 1 से और संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 2 से। देखिए, आपका थोड़ा बहुत हम डिटेल में कर दे रहे हैं दोनों को, क्योंकि इंटरव्यू में अभी आपका पूछा भी गया था बिहार में। आपका ये पूछा था कि व्यापक कौन देती है बचाव, तो व्यापक और सीमित हम बता रहे हैं। पहले संविधान देखिए, अनुच्छेद। अब एक उदाहरण देखा जाए तब सही रहेगा भाई दोनों का।
मान लीजिए ए एक अभियुक्त है, इसने बी की हत्या की और बी की हत्या के लिए एक बार ए आजीवन कारावास की सजा पाया। अब समस्या ये है कि जब एक बार यानी कि एक बार क्या आ गया है इस मामले में फैसला, अब दोबारा क्या होता है देखिए, पुनः उसी मुकदमे को लेकर ए के खिलाफ दूसरी बार एफआईआर होती है, दूसरी बार सुनवाई शुरू होती है, तो तुरंत एक अधिवक्ता कहेगा कि हजूर इस मामले में एक बार निर्णय आ चुका है, अतः ये जो दूसरा मुकदमा दायर हुआ है इस मुकदमे को खारिज करिए आपका, और तुरंत पूर्ववर्ती निर्णय को एविडेंस में प्रस्तुत करेगा। तो प्रस्तुत करेगा तो बस धारा 40 ये बताती है कि अगर वह पूर्ववर्ती निर्णय इस नेचर का है कि दूसरे मुकदमे को खारिज करा दे तब वह रिलेवेंट होगा, लेकिन कब खारिज कराएगा दूसरे मुकदमे को इससे एविडेंस का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए क्रिमिनल मामलों में सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1 साबित करिए या संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लाज कौन सा 2। तो एक एक करके हम बता रहे हैं भाई इसी उदाहरण पर देखिए। अनुच्छेद 20 का क्लाज 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी दोहरे खतरे से संरक्षण देता है, दोहरे दंड से संरक्षण देता है, दोहरे जोखिम से संरक्षण देता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को एक उसी अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो संविधान का फिर एक बार देखिए, 2 उदाहरण मैं बता रहा हूँ। ए के खिलाफ चोरी का इल्जाम था, ए के खिलाफ मुकदमा चला और ए उस चोरी के लिए क्या पाया, सजा। तो क्या उसी चोरी के लिए ए के खिलाफ दूसरा मुकदमा चल सकता है, नहीं। तो धारा 40 बताएगी कि जो पहली बार फैसला आया था वह फैसला साक्ष्य में क्या होगा, दूसरे मामले में सुसंगत। अब दूसरा मुकदमा चलेगा कि नहीं, तो आपका कह सकते हैं कि तो संविधान के किस अनुच्छेद में है, 20 में, और यही बात सीआरपीसी की धारा में 301 नहीं चलेगा। दूसरा नियम देखिए, अगर किसी अभियुक्त पर एक बार चोरी का इल्जाम लगा, मुकदमा चला और चोरी के मुकदमे में वह बाइज्जत बरी हो गया, यानी कि वह आपका एक्विटल हो गया। एक्विटल यानी कि दोष मुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोष मुक्त हो गया, बाइज्जत बरी हो गया, कोई सजा नहीं दी गई। तो ऐसी दशा में यही दिमाग में आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। अगर पहले मुकदमे में वह सजा नहीं पाया तो ऐसी दशा में हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लास 2 है वह दूसरे मुकदमे से उसे कोई बचाव नहीं देगा, अर्थात दूसरा मुकदमा उसके खिलाफ चल सकता है उसी अपराध के लिए, क्योंकि पहले मुकदमे में वह बाइज्जत क्या हो चुका है, बरी। संविधान कोई बचाव नहीं देगा। तो संविधान का दायरा सीमित हो गया, तभी बचाव देगा जब पहले मुकदमे में व्यक्ति क्या पाया हो, सजा। लेकिन हमारी सीआरपीसी बचाव देगी, सीआरपीसी तब भी बचाव देगी जब पहले मुकदमे में सजा पाया हो, और तब भी बचाव देगी जब पहले मुकदमे में बाइज्जत बरी हो गया हो। तो इसीलिए इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है कि व्यापक कौन है, कौन व्यापक बचाव देती है। सीआरपीसी की धारा 300 का क्लाज 1 कि संविधान का आर्टिकल 20 का क्लास 2। तो सीआरपीसी, क्योंकि पहली मुकदमे में अगर बाइज्जत बरी हो गए तब भी दूसरा मुकदमा नहीं, पहले मुकदमे में सजा पाया तब भी दूसरा मुकदमा नहीं चलेगा। ये सीआरपीसी स्पष्ट बताती है। संविधान केवल तब बचाव देगा जब पहले मुकदमे में क्या हुआ हो, व्यक्ति सजा पाया हो।
यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है भाई, आपका विदेश का बनता है। अगर मान लीजिए कि एक उदाहरण देखा जाए, उसी उदाहरण पर विदेश का समझा दिया जाए, इंटरव्यू में बनता है थोड़ा, और आपका ध्यान से देखिए। ये एक व्यक्ति है और ये भारत का नागरिक है, इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड में आपका कोई अपराध करता है, चोरी का ही अपराध किया, चोरी करा दिया जाए, ये चोरी का अपराध करता है। ऐसी दशा में इसके खिलाफ इंग्लैंड के न्यायालय में चोरी के लिए मुकदमा चलता है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो इंग्लैंड के न्यायालय ने इसे दंड दिया हो, कन्विक्ट किया हो, कन्विक्ट यानी कि दोष सिद्ध किया हो, दोष सिद्ध मने क्या दी हो, आसान भाषा में सजा, या इंग्लैंड के न्यायालय ने इसे सजा नहीं दी हो और बाइज्जत बरी कर दिया, अर्थात एक्विटल कर दिया, इंग्लिश में एक्विटल कहते हैं, अर्थात बाइज्जत बरी कर दिया, अर्थात दोष मुक्त कर दिया। यानी कि ये बात न्यायालय में साबित नहीं हो पाई कि ए ने चोरी किया, तो बाइज्जत बरी हो जाता है। अब अगर विदेश में चाहे वह सजा पाया हो, चाहे वह दोष मुक्त हुआ हो, अगर मामला ऐसा है कि भारत में उस अपराध के लिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, तो ऐसी दशा में हमारी सीआरपीसी ए को कोई बचाव नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विदेश में सजा पाया और भारत में फिर मुकदमा चल रहा है, तो हमारी सीआरपीसी की धारा 300 बताती है कि वह भारत में ये बचाव नहीं ले सकता कि हमारे खिलाफ कहाँ मुकदमा एक बार चल चुका है, विदेश में। सीआरपीसी बचाव नहीं देगी, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाव देगा। यही आपको थोड़ा उल्टा समझना है। विदेश में दंड पाया या नहीं पाया, आया भारत में मुकदमा चलेगा और सीआरपीसी आपको इसलिए कोई बचाव नहीं देगी कि आप विदेश में एक बार सजा पाए हैं, लेकिन हमारा संविधान प्रोटेक्शन देगा। अगर वह व्यक्ति विदेश में सजा पाया, उसी अपराध के लिए भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद का वह बचाव ले सकता है? अनुच्छेद 20 के किस क्लाज का? अब चूंकि अनुच्छेद का बचाव लेना है तो लोअर कोर्ट में तो जाएंगे नहीं। मुकदमा को खारिज करवाने के लिए आपका या मूल अधिकार है तो लोअर कोर्ट में काम नहीं चलेगा, या तो आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में ऐसा व्यक्ति जाए, याचिका दायर करे, या 226 के तहत हाई कोर्ट में जाए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट हैं और इसके वायलेशन होने पर लोअर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जाकर आदेश लाए कि निचले न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है खारिज किया जाए, क्योंकि इसी अपराध के लिए मैं विदेश में एक बार क्या पा चुका हूँ, सजा। लेकिन दिमाग स्थिर करके समझिए, सीआरपीसी इस मामले में कोई बचाव नहीं देगी। इस प्रकार आपका जो धारा 40 थी काफ़ी भाई डिटेल में बताया गया, ये भी नहीं कि आपका कोई शॉर्टकट किया गया हो। अब आइए 41, जहाँ तक सेक्शन 41 की बात है, पहले इसकी भूमिका देखिए और प्रयास हमें ये करना है कि भूमिका से ही आ जाए क्वेश्चन, इसके बाद कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। भाई अच्छे से जानिएगा, लगातार क्वेश्चन बन रहा है 41 पर। मॉडल हम बताएंगे, 4-5 मॉडल प्री के लिए याद रखना है। पहला जो यूपीजे ने मॉडल 41 पर बनाया वह ये बनाया कि कंक्लूसिव प्रूफ या निश्चायक सबूत या अकाट्य तर्क या निर्विवाद प्रमाण का प्रावधान एविडेंस में किन किन धाराओं में किया गया है। अभी 2018 वाले जे में बना था तो 3 धाराएं मार कर आइएगा, 41, इसके बाद 112 और 113। वो बेयर एक्ट इत्यादि न पढ़िएगा कि ये भी धारा है। कुछ लोग बेयर एक्ट और किताब पढ़कर आके कंफ्यूज कर देते हैं
तो उसमें दिया है 87 धारा है, तो और भी 7-8 धाराएं दिया है, तो 7-8 धाराएं नहीं मारनी है। वो बेयर एक्ट की भाषा मैंने जो आपका टिप्पणी उप्पड़ी लिखा है उस पर बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि 2-3 जगह आपका चार्ट बना है, एक जगह 87 तो एक जगह 88। 87 में कहीं भी कंक्लूसिव प्रूफ शब्द लिखा नहीं गया है। तो कितनी धाराओं में निश्चायक सबूत समाहित हैं? केवल 3। कौन कौन में? 41, आपका 112 और 113। पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है कि जजमेंट इन रेम यानी कि लोकलक्षी निर्णय या सर्वबंधी निर्णय या विश्वव्यापी निर्णय का प्रावधान किस धारा में है? तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 41। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं जजमेंट इन रेम। तो लोकलक्षी निर्णय होता क्या है? लोकलक्षी निर्णय ऐसा फैसला होता है जिसमें कि केवल वाद के पक्षकार ही प्रभावित नहीं होते, यानी कि केवल मुकदमे के पार्टी पर ही वो फैसला बाध्यकारी नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व पर होता है, यानी कि पूरा विश्व उस फैसले को मानने के लिए बाध्य होता है। यानी कि जब कोई फैसला ऐसा हो जो पक्षकार ही पर बाध्यकारी न हो, पूरे समाज को पर बाध्यकारी हो, पूरा समाज उस फैसले को स्वीकार करने के लिए क्या हो? बाध्य हो, उसी को हम जजमेंट इन रेम कहते हैं। लोकलक्षी निर्णय, विश्वव्यापी निर्णय। ऐसा इसलिए बनाया गया कि अगर किसी के मन में कोई संदेह हो तो उस संदेह को दूर कर दिया जाए। तो आइए एक देखा जाए संदेहास्पद स्थिति। ए और बी पुरुष और स्त्री हैं, साथ साथ रह रहे हैं। समाज के लोग संदेह से दृष्टि से देख रहे हैं कि क्या ये विवाहित हैं कि नहीं हैं। ऐसी दशा में अगर सक्षम न्यायालय ने एक बार फैसला सुना दिया कि ये दोनों विवाहित हैं, तो पूरा विश्व इस बात को मानने के लिए बाध्य होगा कि ये पति पत्नी का अधिकार रखते हैं और विश्व का कोई भी व्यक्ति इसका माने आपका इसके विरोध नहीं जा सकता। तो इसीलिए कुछ माने कि कुल मिलाकर कुछ निर्णयों को निश्चायक सबूत इसलिए घोषित किया गया है कि उस विषय पर जो व्यक्तियों के मन में संदेह होता है, समाज के मन में संदेह है, वह संदेह पूरी तरह क्या किया जाए? फैसले से मिटा दिया जाए। अब आइए किन किन बातों। लेकिन लोकलक्षी निर्णय सभी निर्णयों को नहीं कहा जाता। कुछ विषयों पर दिए गए निर्णय ही लोकलक्षी होते हैं और वह 4 विषय हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि कितने विषयों पर दिए गए निर्णय लोकलक्षी निर्णय माने जाएंगे, निश्चायक सबूत माने जाएंगे? तो आपका क्या जवाब रहेगा? केवल और केवल कितने विषयों पर? 4। पहले अब अंक से समझिए। 2 विषयों पर, 3 विषयों पर, 5 विषयों पर, 4 विषय पर, तो कितना? 4। अगला चारों जो विषय हैं उत्तराखंड आपका पीसीएसजे में क्रम से बनाने के लिए पूछा है। तो क्रम से भाई याद रखना है, क्रम टूटे ना। देखिए आपका क्रम से याद रखना है। पहला क्या है? प्रोवेट। अभी हम बताएंगे भाई, बोलिए ना भाई बीच में। प्रोवेट है आपका। दूसरा विवाह, अभी हमने विवाह पर उदाहरण भी बताया, विवाह है। तीसरा नवाधिकरण, नवाधिकरण है। और चौथा आपका है दिवाला, सॉल्वेंसी, दिवाला। दिवाला निकल गया। अब पहले चारों को समझिए तब तो आगे बताया जाए। एक क्रम से याद रखना, फिर मैं क्रम बता रहा हूँ कौन सा क्रम सही है। धारा 41 में तो पहला प्रोवेट है, दूसरा विवाह है, तीसरा नवाधिकरण है और चौथा दिवाला है। अब इन चारों शब्दों को समझना है अच्छे से भाई। अर्थात पहला नियम देखिए,
प्रोवेट का मतलब क्या हुआ ये पहले समझिए, एक उदाहरण से समझिए प्रोवेट का मतलब, क्योंकि कई लोग भाई आपका पढ़े नहीं हैं। तो देखिए आपका एक उदाहरण से हम शुरू करते हैं चारों को, एक उदाहरण से। अभी बेरक शुरू नहीं हुआ, अभी सामान्य बातें चल रही हैं, नहीं कि बेरक पढ़ने लगिए। जब बेरक पढ़ाया जाएगा तब पढ़िएगा, अभी इसको समझिए। आइए, ए ने आपका देखिए बाबा पर ही उदाहरण दिया है सबसे, लेकिन वसीयत तो उनकी मान्य ही नहीं है भाई, क्योंकि वसीयत के लिए 2 गवाह चाहिए, रजिस्टर्ड यूपी में चाहिए, तो वसीयत ही मान्य नहीं है, तो दूसरा उदाहरण देखना पड़ेगा। देखिए, ए एक व्यक्ति है और ये चाहता है कि हमारे मरने के बाद ये जो हमारी चल अचल संपत्ति है यह बी को मिले। तो ए की इच्छा का कानून सम्मान करता है और कानून ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद बी को मिले तो आप विल या इच्छा पत्र या वसीयत लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? वसीयत लिख दीजिए। तो ए ने वसीयत लिखा, वसीयत को रजिस्टर्ड करवाया, 2 गवाह उसमें थे और रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो गई। तत्पश्चात ए उस मकान को बेचा भी नहीं और आपका दान भी नहीं दिया और ए मर गया, यानी कि ये क्या हुआ? अब बताइए, तो वसीयती संपदा पाने का हकदार कौन होगा? बी। अब यहीं आपको बी वसीयत एक एप्लीकेशन देगा, फिर आपका वसीयत लगाएगा और डीजे के न्यायालय में, जिला जज के न्यायालय में एप्लीकेशन देकर वसीयत निकाल लगाएगा और ये मांग करेगा कि इस वसीयत को प्रमाणित कर दिया जाए, यानी कि इस वसीयत को आप सही मानिए और वसीयत में जो हिस्सा हमें मिला है वह इस हिस्सा हमें दिलवाया जाए और एक आप हमें प्रमाण पत्र दे दीजिए कि ये वसीयत सही है और इनका इतना हिस्सा इसमें है। तो जब वसीयत को जिला जज प्रमाण पत्र दे देता है तो उसी को एक लाइन में कहा जाता है कि वसीयत को अब क्या मिल गया? प्रोवेट। प्रोवेट यानी कि प्रशासन पत्र। तो प्रोवेट किसको मिलता है? वसीयत को मिलता है। यानी कि बस एक लाइन बताइएगा, प्रोवेट कोई पूछे कि जब किसी वसीयत को जिला जज द्वारा माने प्रशासन पत्र दे दिया जाता है, अर्थात यह वसीयत सही है और इसके अनुसार संपत्ति का बंटवारा हो, उसी को हम प्रोवेट कहते हैं। तो 41 क्या कहती है धारा? अगर प्रोवेट विषयक यानी कि वसीयत का मामला था और सक्षम न्यायालय ने, याद रखिए अक्षम नहीं, किसने? सक्षम न्यायालय ने अगर वसीयत को प्रोवेट दिया है और प्रोवेट अंतिम आदेश नहीं, अंतरिम नहीं, अंतिम डिक्री आदेश या निर्णय पारित किया, यानी कि जो प्रोवेट पर फैसला न्यायालय ने दिया वह फाइनल फैसला दिया, यानी कि अब न्यायालय उस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं करेगा। तो एक होता है अंतरिम उपाय, अंतरिम फैसला, यानी कि जब तक कि मामला चल रहा है तो अंतरिम लागू नहीं होगा। यहाँ हर हाल में फैसला कैसा होना चाहिए? फाइनल। तो अंतिम निर्णय डिक्री आदेश दे दिया है किस विषय पर? प्रोवेट विषय पर। तो यह इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि प्रोवेट में जिन लोगों का नाम है और जिनका जितना हिस्सा दिया गया है ये पूरा विश्व मानने के लिए बाध्य होगा कि ये वसीयत सही थी और आपका इनके अनुसार माने वसीयत के अनुसार संपत्ति का क्या किया जाए? बंटवारा। ये निश्चायक सबूत होगा, कंक्लूसिव प्रूफ होगा, अकाट्य तर्क होगा, यानी कि पूरा विश्व इस फैसले को मानने के लिए क्या होगा? बाद। इसीलिए इसे जजमेंट इन पर्सोनम नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? जजमेंट इन रेम, लोकलक्षी। दूसरा देखिए विवाह। विवाह देखा जाए मैरिज। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, विवाह में
डाइवोर्स शामिल नहीं है। विवाह में आपका न्यायिक पृथककरण शामिल नहीं है। विवाह में दत्तक ग्रहण को शामिल न मान लीजिएगा। मैरिज मतलब मैरिज, डाइवोर्स नहीं। अब देखिए इसी में आपका क्या बनता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से धारा 41 के तहत किस विषय पर दिया गया अंतिम निर्णय आपका निश्चायक नहीं होगा, लोकलक्षी नहीं होगा। दे देगा विवाह, दूसरा तलाक, तीसरा प्रोबेट, चौथा आपका दे देगा नवाधिकरण। तो आपका जो तलाक का विषय है ये 41 से कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 41 में स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, मैरिज। तलाक न मार दीजिएगा, तलाक अलग है, मैरिज अलग है। तब मैरिज का मतलब हुआ कि विवाह संपन्न होना, और तलाक या डाइवोर्स का मतलब हुआ विवाह विच्छेद हो जाना, यानी कि विवाह के बंधन को तोड़ देना। तो विवाह देखिए आपका एक दो उदाहरण देखा जाए। देखिए कोई व्यक्ति, कोई पुरुष और स्त्री विवाहित हैं कि नहीं है, इस बारे में कानून में कुछ और भी प्रावधान है। कानून में आपका एक तो सेक्शन आपका 50 है, नातेदारी के बारे में राय। जो विशेषज्ञ लोग नहीं हैं लेकिन परिवार के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं, अगर वे लोग आकर ओपिनियन दे कि ये दोनों तो पति पत्नी हैं, तो इस ओपिनियन द्वारा भी ये साबित हो सकता है कि ये लोग विवाह किए थे। दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अगर कोई पुरुष और स्त्री लंबे समय से पति पत्नी के रूप में रह रहा है, समाज उसे पति पत्नी मान रहा है, तो भले वह लीगल तौर पे विवाह न किया हो, फिर भी वह विवाहित माना जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ए और बी भी पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं और समाज के लोग आपत्ति कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में मुकदमा किया जा सकता है और मांग की जा सकती है कि हम लोग विवाहित हैं, इस बारे में आप घोषणा करिए। और जैसे ही न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि ये दोनों आपस में वैध रूप से क्या है, विवाहित, तो पूरे विश्व का मुंह अब क्या कर दिया जाएगा, स्टापेल लगाकर बंद। कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि विवाहित नहीं है, तो मानहानि का मुकदमा ये कर सकते हैं। तो विवाह संबंधी, हाँ, लेकिन विवाह संबंधी मामलों में हमेशा याद रखिए, जिस न्यायालय ने ये फैसला दिया है वह न्यायालय उस मामले में फैसला देने में सक्षम हो, कॉम्पिटेंट हो, अधिकारिता रखता हो, और ये फैसला अंतरिम न हो बल्कि क्या हो, अंतिम हो। यानी कि इसके बाद हम न्यायालय इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा। अंतरिम नहीं, निश्चायक होता। कैसा होगा, अंतिम। ये भी पॉइंट पकड़ना है। अगला देखिए नवाधिकरण। अभी आपका बिहार जे में भी आपका पूछा गया था, बिहार जे के इंटरव्यू में। देखिए आपका पहले हाई कोर्ट की स्थापना कराई जाए भाई। सर्वप्रथम जो उच्च न्यायालयों की स्थापना भारत में शुरुआत हुई वह 3 जगह बने, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। वह बनते हैं 1862 में। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1866 में होती है, और पटना हाई कोर्ट की आपका 1916 ईस्वी में। मैंने पटना हाई कोर्ट की कब हुई, 1916। पहले ये कलकत्ता से ही गवर्न होता था पहले। अब नवाधिकरण, पहले मतलब समझिए। नवाधिकरण का मतलब हुआ कि घर्षण, घर्षण माने टक्कर। तो समुद्र में जब आपस में जहाज़ों में टक्कर होती है तो वे जो मामले हैं वह नवाधिकरण के अंतर्गत आते हैं।
यानी कि समुद्र में जो दो जहाज आपस में टकरा गए उसके लिए न्यायालय में मुकदमा चला। जैसे कि रोड पर है कि रोड पर दो वाहन आपस में टकरा गए तो मुआवजा इत्यादि के लिए मुकदमा चलाया जाता है। उसी प्रकार समुद्र का भी नियम है, अगर किसी जहाज ने नियमों का उल्लंघन किया और दो जहाज आपस में क्या हो गए, टकरा गए, तो ऐसे मामलों में जो जुरिडिक्शन है केवल उच्च न्यायालय को प्राप्त है। यानी कि मुकदमा निचले न्यायालय में नहीं जाएगा, केवल किसको प्राप्त है, उच्च न्यायालय। और केवल उन्हीं उच्च न्यायालयों को अधिकारता दी गई जिसकी सीमा के आसपास समुद्र है। तो बताइए उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये अधिकारता है कि नहीं? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आसपास उत्तर प्रदेश के कोई समुद्र, तो केवल उन्हीं को दी गई। अब चूंकि कलकत्ता समुद्र के किनारे था और कलकत्ते से ही हटकर पटना हाई कोर्ट बना, तो जो अधिकारता कलकत्ते हाई कोर्ट को थी वहीं सेम अधिकारता किसकी हो गई, पटना हाई कोर्ट की। तो भले बिहार समुद्र के किनारे न हो, लेकिन बिहार पटना हाई कोर्ट को नवाधिकरण के मामले में अधिकारता आज भी है, भले वो समुद्र के किनारे न हो। तो अगर समुद्र में जहाज़ों की टक्कर होती है, उस टक्कर के बारे में न्यायालय में मुकदमा चलता है और न्यायालय ने फाइनल डिसीजन दे दिया, तो उस डिसीजन को पूरा समाज मानने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि ये जो निर्णय है यह निश्चायक सबूत है, लोकलक्षी निर्णय है और पूरा समाज मानने के लिए क्या होगा, बाध्य। और चौथा देखा जाए दिवाला, तो दिवाला कैसे होता है, दिवाला निकल गया तो आइए देखा जाए। जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि कोरोना के कारण दिवाला निकल गया, यानी कि आपका दिवालिया हो गया व्यक्ति, तो दिवालिया 2-4 घोषित कराया जाए। किसको कराया जाए भाई? विजय माल्या का उदाहरण पहले देखिए। विजय माल्या का, मान लीजिए वह इंग्लैंड में भाग गया, इंग्लैंड में भाग गया, भारत सरकार अब बुलाने के लिए प्रयासरत है। देखिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अगर पहले ही भारत सरकार सतर्क रहती, एयरपोर्ट पर ही रोक लेती, तो भाग नहीं पाता।